इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। सब लोग हेडिंग डाल दो जल्दी। थर्मल एक्सपेंशन। ये जो टॉपिक है थोड़ा मैथमेटिकल है ना, और लॉजिकल। बहुत ही इजी और सस्ता टॉपिक है, बहुत ही इजीली नंबर दे देगा यार। क्लियर है क्या? मेडिकल में तो आराम से ही क्वेश्चन बनेगा। और जेई की बात करें अगर, तो जेई में ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन आने की संभावना बनती भी है और नहीं भी बनती है, क्योंकि उनको पूरा हिट कवर करना होता है, उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली कम होते हैं पूछने के लिए। मगर हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्वेश्चन आना संभव है, आराम से आ जाए। क्लियर? इजी टॉपिक है। इसकी थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है वो मात्र एक लेक्चर की है। अगर अपन बात करें थ्योरी की तो एक ही लेक्चर है। जैसे थर्मोमेट्री एक ही लेक्चर था, वो तो प्रैक्टिस के साथ ही लेक्चर था। कैलोरीमेट्री उसकी भी थ्योरी 1 से 2 लेक्चर, 1 से 1.5 लेक्चर है, वो तो हमने रिवीजन भी कराया था। थर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी एक ही लेक्चर की है। स्पेशल केस और क्वेश्चन कवर कराएंगे तो 2 लेक्चर या 2.5 लेक्चर बन जाए। क्लियर है क्या? तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कवर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें अपन थर्मल एक्सपेंशन। चलो तो दोस्तों, अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो ये नाम से क्लियर है कि किसी भी चीज को हम थर्म करें, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो एक्सपैंड करें। और इन जनरल यही होता है कि किसी भी आपने बॉडी को या किसी भी सब्सटेंस को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इन जनरल हम ये बोलते हैं ना बच्चे, इन जनरल कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉडी जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है। अरे हाँ या ना? इन जनरल बॉडी एक्सपैंड करती है, मगर इन जनरल होता है ऐसा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि गर्म करने पर वो बॉडी एक्सपैंड ही करे। आया ना? ऐसा कहीं पर केस देखा है आप लोगों ने जो गर्म करने पर एक्सपैंड नहीं करता हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता हो? जैसे कि आप बोल सकते हो पानी, आपको पता है कि पानी जो होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ये पता है कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पानी जो है वो 4 डिग्री में सबसे ज्यादा डेंस होता है, उसके बाद फिर वो उसकी डेंसिटी घट जाती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो हम बोलेंगे कि स्पेशल केस बात करें जब ये टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, बॉडी या सब्सटेंस या लिक्विड जो भी हो वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करे, है ना? तो ये कहां पर देखा जाएगा बच्चे, कहां पर देखा जाएगा? तो अपन बोलेंगे जैसे हमने पढ़ा है बिहेवियर ऑफ वाटर। आप लोगों ने देखा है ना कि इसका जो ग्राफ बनता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो हम सबको पता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है ना, इस तरह से। और यहाँ पर ये यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पे, बेटा नहीं पता है ना तो कर लेना पता, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, मेडिकल में आता है। तो 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी बोलते हैं। और तुम देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, वॉल्यूम कम है, मतलब कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। 4 डिग्री इधर जाओगे तो टेम्परेचर कम करने पर भी एक्सपैंड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, मगर 4 डिग्री पर वो वॉल्यूम मिनिमम। समझ में आ रही बात? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और घटाने पर दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है अभी कि वो बॉडी एक्सपैंड हो रही है। यहाँ पर अगर बात करें से टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो बॉडी जनरली एक्सपैंड करती है। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, अरे बोलो ना, तो मैं 1 डिग्री में आया तो क्या ये एक्सपैंड करी, वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ? वॉल्यूम कम हुआ। और कब तक कम होते गया? जब तक ये 4 डिग्री नहीं आया। अच्छा, 4 डिग्री के बाद फिर से ये एक्सपैंड करेगा, मतलब फिर से वो जनरल बिहेवियर आया, मगर इस वाले केस में क्या हुआ, वो है ना कॉन्टैक्ट हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि जनरली तो बॉडी एक्सपैंड ही करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉडी कॉन्टैक्ट भी करता है। जैसे कि मैंने आपको एक वाटर का एग्जाम्पल दिया, क्या आप सभी लिख सकते हो? फटाफट बिल्कुल, उसमें भी हो जाएगा। अभी ये देखो इसमें एक्चुअल होता है, ठीक है, लिख देना कि डेंसिटी मैक्सिमम होगी कहां पर? 4 डिग्री सेल्सियस। प्लीज लिखने से, है ना, जल्दी से लिखो। अभी हटा दीजिए जल्दी से, हो गया सबका ये? चलो बहुत अच्छा। अच्छा दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि जनरली अगर अपन कभी भी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बॉडी एक्सपैंड ही करती है, जनरली ऐसे ही होता है। अब एक चीज मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं जो कि है टेम्परेचर और हीट। अब हम लोगों सब लोगों ने टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन पढ़ रखी है अच्छे से। क्या होती है टेम्परेचर की डेफिनेशन? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
मगर ये एक रिलेटिव टर्म होता है ना थोड़ा सा, से कि कौन सी चीज कितना ज्यादा गर्म है तुम्हारे लिए, वो तुम नहीं बता सकते ना, कि मतलब हो सकता है तुम्हारे लिए गर्म हो, किसी और के लिए कुछ ठंडा हो। अरे हाँ है ना, मगर हाँ इन सब चीजों को अपन ने हटाने के लिए एक रेफरेंस लेना शुरू करा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है। तो इसके आधार पर हम लोग ये बोलने लगे कि ठंडा गर्म हमें कितना लगता है, हमें इससे मतलब नहीं है। 0 डिग्री के हिसाब से वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है हम उसको देख लेंगे, हमारा रेफरेंस है 0 और 100। ऐसे ही फ़ारेनहाइट, इसके लिए सबको मैंने आपको ऑलरेडी थर्मोमीटर में बता दिया था, राइट ना। अच्छा, मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी, मगर मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी और तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन थोड़ा सा और उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन आता है गंदा सा, कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है उसके पास हीट ज्यादा है, तभी तो सर उधर से इधर फ्लो हो रही है, वो ऐसा होता है। जबकि हीट की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज द एनर्जी विच इज इन ट्रांसमिशन, जो कि फ्लो हो रही है, ये वो एनर्जी है। भाई एनर्जी थी उसकी बॉडी के पास, वो तो इंटरनल एनर्जी मानी जाती थी, और फ्लो हो रही है तो उसको बोला गया था हीट एनर्जी। और तुम अभी बोल रहे हो कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी हीट एनर्जी ज्यादा, ये गलत बात है। ये तो मिसकंसेप्शन हुआ ना, नहीं हुआ क्या? कि तुमने बोला टेम्परेचर ज्यादा तो इसके पास हीट ज्यादा, ये गलत बात है। अरे हीट रहती नहीं है, हीट फ्लो करती है, एनर्जी रहती है, आप उसको इंटरनल एनर्जी बोलो, बात है। अरे बात समझ रहे हो क्या? ये मिसकंसेप्शन अपन दूर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बच्चे को जनरली क्या लगता है कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन, ऐसा लिख लो अपनी कॉपी में, प्लीज जल्दी से लिखो। इट इज नॉट नेसेसरी, लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी that higher temperature body have more heat, higher temperature body have more heat and lower temperature body have less. इनफैक्ट यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन कि किसके पास कितनी हीट, आप बोल ही नहीं सकते किसके पास कितनी हीट। कमाल की बात है, क्योंकि हीट तो फ्लो होती, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज फ्लो, विच इज इन ट्रांसमिशन फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब कभी ये तो नहीं बोलोगे ना, अगर कभी थ्योरेटिकल आपको घुमाया गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं, मगर आपको थ्योरेटिकल के लिए बता किसके पास हीट ज्यादा है, इसके पास हीट कम, ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं बोलोगे ना, क्योंकि हीट का तो डेफिनेशन ही वो है ना कि हीट इन एनर्जी इन ट्रांसमिशन, और तुम बोल रहे हो कि उसके अंदर इतनी हीट है, तो हीट रुकती थोड़ा नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात? पक्का सबको समझ में आ रही है? तो अपन यहाँ पर ये जरूर लिख देंगे कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा उसके पास हीट ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है उसके पास हीट ज्यादा है, इसका क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हीट तो हम उसको बोल रहे हैं जो कि एनर्जी ट्रांसमिशन में है। ऐसे तो अगर आपने मान लो कि एक पल के लिए सब बोल दिया कि एक बॉडी है उसके पास हीट एनर्जी, ऐसा बोल दिया, तो अभी ज्यादा है कि कम, आपने क्या करा, ज्यादा है कम नापने के लिए आपने दूसरी बॉडी को उसके साथ लगाया जो कि थोड़ी ठंडी थी, और इससे हीट उसको मिल गई, तो तुमने बोला ये वाली हीट इसके पास हीट ज्यादा है, इसके पास हीट ज्यादा है। अच्छा, मैंने यही वाली बॉडी किसी दूसरी वाली बॉडी के साथ रख दिया जो कि इससे गर्म थी, तो उससे हीट तुम्हारे पास आने लगी, तो तुम बोलोगे सर अभी वाली हीट कम है, तो ज्यादा और कम का तो पैमाना आप रख ही नहीं सकते ना भाई, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन की हीट फ्लो कहां से कहां तक, तो भैया जिसका आंसर वो हमको दे देगा कौन, टेम्परेचर डिफरेंस।
इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, शायद इससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज। जैसे कि इसे तुम लोग मुझे खुद बताना बच्चों, ठीक है? इसे मान लो ये एरिया ए, ये वाला एरिया 3 है, अरे बोलो ना। और इसमें ना पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी। पानी भर दिया अपन ने, और इस वाले पर पानी जो है वो ए साइड तक है, और इस वाले पर कितना है? 2 साइड तक आया ना? यस। और यहाँ पर ना एक अपन ने इसे कॉर्क लगा दिया, जिससे कि पानी यहाँ पर अभी इधर से उधर नहीं गया, सेपरेट। हाँ या ना? अच्छा, मुझे सोच के बता सकता है कोई कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा कहाँ पर है? इधर वाले में ना सर, क्योंकि वॉल्यूम होगा 3 into h इज अ वॉल्यूम, तो इसके पास अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है। इसके पास ज्यादा अमाउंट है और इसके पास कम अमाउंट है। अब जैसे मैंने नल खोला, नल को मैंने रिमूव करा, तो बताओ पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ए से जाएगा ना, ए से जाएगा ना, ए से जा रहा है ना, जबकि अमाउंट तो किसके पास ज्यादा है? इसके पास। अमाउंट ज्यादा होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका प्रेशर कितना ज्यादा, मैटर करता है कि प्रेशर कितना ज्यादा है। और हमें सबको पता है कि पानी जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में होता है। तो जैसे यहाँ पर प्रेशर था ना, प्रेशर, वैसे अपना जो टेम्परेचर है ना इज अ प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो हो रही है और प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी फ्लो हो रहा है। यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो हो रही है और प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी फ्लो हो रहा है। पर इससे तुमको ये बात समझ में आई कि पानी का अमाउंट मैटर नहीं करता कि किस कंटेनर में पानी ज्यादा है, उसका प्रेशर मैटर करता है, उसकी हाइट मैटर करती है कि किस कंटेनर की हाइट, पानी की जो हाइट है वो किसमें ज्यादा है। तो पानी की हाइट को मान लो आप टेम्परेचर, क्या मान लो? टेम्परेचर। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि जिसकी हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो मैंने क्या बोला? हाइट ज्यादा को मान लो टेम्परेचर, तो और पानी को मान लो हीट, पानी को मान लो हीट, और प्रेशर को, ये हाइट को मान लो टेम्परेचर। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अमाउंट मैटर नहीं करता। इधर अमाउंट ज्यादा है, इधर अमाउंट कम है, तो तेरे हिसाब से तो इधर आना चाहिए, मगर कहाँ जा रहा है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या आप समझ में आ रहा है? पक्का जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है उसके पास हीट ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं है। और पहली बात, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने नहीं पूछ सकता कि हीट उसके पास ज्यादा है। हीट तो ऐसे तुम वो थोड़ा नहीं कि हीट उसके पास नहीं, हीट थोड़ा नहीं। पर अगर तुम ऐसा बोलना भी चाहोगे, अब ये तो क्या पानी के एग्जाम्पल से समझा है, ठीक है? मैं ऐसा भी तो समझा सकता था ना बेटा तुमको कि देख यहाँ पर ये 2 डिग्री, ये अपने पास जो है ना ये 2 डिग्री का, कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, कितना? ये सब्सटेंस 2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है? और बहुत बड़ा है, मान लो ये सब्सटेंस जो है 50 ग्राम, राइट? और मैंने यहाँ ले लिया एक 5 ग्राम का सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट इसकी ज्यादा हो गई सर, इसकी ज्यादा हो तो यस, मगर टेम्परेचर का हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? अगर टच करूंगा भाई अमाउंट से मतलब, अरे कितना भी अमाउंट उससे मतलब ही नहीं। हीट का मतलब क्या है सर? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है बस। अब किसके पास ज्यादा किसके पास कम, उससे हमको मैटर करता ही नहीं है। तो अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकल में क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है? तो अपनी ही लैंग्वेज में इसको आप लिखो जितना समझा है। हाँ बच्चे, हीट का अपन बोलते तो है Q इक्वल टू mh डेल्टा T। टेम्परेचर कितना राइज करा, उसके हीट फ्लो करने के कारण टेम्परेचर कितना राइज करा, उसी से अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्रिक में कुछ आया है Q इक्वल टू mh डेल्टा T। अभी तो मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ, कितनी सी बात कि टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या है, तुम समझ रहे हो? हमें क्या लगता था अभी तक कि टेम्परेचर ज्यादा तो उसके बाद हीट ज्यादा, वो मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से दूर करो कि टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा नहीं होता। और पहली बात तो हीट ज्यादा हीट कम की तो बात ही नहीं होती, हीट फ्लो की बात,
हीट फ्लो की बात होती है। लिख देना एक पॉइंट कि टेम्परेचर ज़्यादा से हीट ज़्यादा, हीट कम की कभी भी बात नहीं करी जाती, हीट फ्लो की बात करी जाती है ना। और ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, पॉसिबल। हम किसी में बता ही नहीं सकते कि किसके बाद हीट ज़्यादा है किसके बाद हीट कम है। लिखा सभी ने? और लिख देना आप ऐसे लिख सकते हो कि जस्ट एज, ऐसे लिख लो एक पॉइंट कि जस्ट एज वाटर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जस्ट एज वाटर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस कोमा हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। भाई जिस प्रकार प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो हुआ करता था, उसी प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होगा। अमाउंट डजंट मैटर, अमाउंट तो भैया मैटर ही नहीं करता, किसके पास ज़्यादा किसके पास कम। भाई फ्लो का जो कहानी है वो तो प्रेशर डिफरेंस में मैटर करती थी ना, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस में मैटर करती है यहाँ पर। सही बात है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? पक्का लिख दिया ये सब? चलो बोलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े और अपन ये बढ़े अगर कि जैसे कि कोई भी अपने रोड ले लिया, मान लो कोई भी अपने क्या ले लिया, एक रोड लिया। अच्छा मैं इसको अगर गर्म करता हूँ, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। जनरली यही तो होता है, सॉलिड अपन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप गर्म करते हो तो वो जनरली एक्सपैंड कर जाते हैं। अच्छा एक्सपैंड भी दो तीन तरीके के होते हैं ना, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक सरफेस एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन बोलो या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलो, तीनों एक ही। मैं लिखवा दूंगा बाद में, मगर ये भी एरिया वाइज बढ़े, एक लेंथ वाइज बढ़े और एक एरिया वाइज बढ़े और एक वॉल्यूम वाइज बढ़े, राइट। भाई जैसे कंटेनर के अंदर तुमने पानी ले लिया तो वो वॉल्यूम वाइज बढ़ेगा। अच्छा लीनियर वाइज कौन बढ़ा सकते हो? लीनियर वाइज एक्चुअली सर पूरी दुनिया में हर चीज वॉल्यूम में एग्जिस्ट करती है। वो तो हम लोग ऐसा कहते थे कि लीनियर डेंसिटी होती तो सब कुछ थिकनेस भी है ना, तो होता तो सब कुछ वॉल्यूम है, मगर लीनियर इसलिए बोल देते थे क्योंकि उसका जो डायमेंशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशन। लाइक वो लेंथ में बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू उसकी थिकनेस, एज कम्पेयर टू उसका एरिया, इसलिए अपन उसको लीनियर मान लेते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं कि एक्सपेंशन तो तीनों तरह के होंगे, पर तुम बोलोगे कि सर दुनिया में हर चीज वॉल्यूम होती है, तो हर चीज तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अपन ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना। एक्चुअली लीनियर का डायमेंशन अगर ज्यादा है, वो रोड है मान लो बहुत पतला सा वायर है लीनियर, तो उसका एरिया नहीं इतना ज्यादा बढ़ेगा जितना उसका लेंथ बढ़ेगा। तो इसलिए हमने तीनों को डिफाइन कर दिया, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या जो लीनियर एक्सपेंशन उसको सर बनाएंगे कैसे? जैसे दोस्तों थर्मामीटर जो हुआ करता था आज से 400-500 साल पहले न्यूटन के जमाने में, तो वो तो मरकरी थर्मामीटर और वो ये सब यूज करते थे ज्यादातर, तो है ना। वो तो आजकल बहुत अच्छे आ गए, अभी भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मरकरी थर्मामीटर में क्या होता है कि उसके अंदर मरकरी होती है। अब मरकरी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन करती है, सही बात है, मगर हमने उसको जगह ही लीनियर में जाने के लिए दी थी, एक्सपांड कर दो। मगर मेरी स्केल में जगह जो जाने का है ना, मेरे पास जो रास्ता है ना, रास्ता वो बिल्कुल इधर से ही। जैसे यहाँ पर क्या है, ये अपने पास ना यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा आपके पास मरकरी, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा मरकरी भर दिया और ये मेरी स्केल चालू हो गई। तो मैंने क्या करा कि यहाँ से बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर है जिसमें से मेरा मरकरी जा सकता है। तो सीधी बात है, जब वो एक्सपांड होगा वॉल्यूम मरकरी, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन करने जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर नहीं कर रहा था, तो मेरे वॉल्यूम को लीनियर में बदल दिया। और क्या भाई, इधर तो जगह ही नहीं है, तो जाना तो तुझे इधर से पड़ेगा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो ना कि लीनियर एक्सपेंशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले जो दिमाग में चीजें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह से 3 डायमेंशन हम पढ़ते आए हैं, पर रियलिटी तो होती है वॉल्यूम की।
मगर 3 डायमेंशन अपन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका लीनियर डायमेंशन ज्यादा बड़ा होगा अदर डायमेंशन से, इसलिए उसको अपने लीनियर बोलना शुरू कर दिया था। वैसे ही एक्सपेंशन में भी बोलेंगे कि अगर वो वायर है, पतला सा वायर है, तो अगर उसको एक्सपैंड करेंगे तो उसकी लेंथ ही बढ़ेगी ज्यादा एज कम्पेयर टू उसके एरिया। मगर हाँ, जहां पर आपको कंटेनर में पानी भर के दे दिया जाए तो उसको वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। पक्का क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात। तो मान लो अब मैं बात कर रहा हूँ इस रोड जो कि लीनियर डायमेंशन में बात करना चाहता हूँ। तो इस रोड को जब बेटा मैंने टेम्परेचर राइज करा, मैंने इस रोड का टेम्परेचर राइज करा, तो अब क्या होता है इसमें कि ये एक्सपैंड करेगी ना। अच्छा, क्यों एक्सपैंड करेगी, इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर उसके जो एटम्स है ना वो वाइब्रेशन करेंगे, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है तो वाइब्रेट करेंगे। अब वो सॉलिड है, उनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली सर वो एक्चुअली वाइब्रेट करते समय बढ़ जाएगी। पहले वो इधर इधर वाइब्रेट करेगा हल्के समय, और अब एनर्जी ज्यादा हो गई तो उसकी एवरेज डिस्टेंस ऐसी होगी, तो उसका एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी देखोगे तो वो हमेशा बढ़ेगी, तो इसलिए वो पूरा रोड बढ़ेगी। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? रोड बढ़ने का समझ में आ रहा है? और ये जो मैंने एटॉमिक लेवल पे बात बोली वो समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व, इसको डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी कर्व। याद है स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है? अरे यार पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ इस तरह से होता है ना दोस्तों स्टेबिलिटी कर्व। ये उसे बनाने के बारे में पढ़ता। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या? हाँ सर, पढ़ा है सर, अबे पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर, मगर वो पता नहीं चलता ना पहले कि सर यही था क्या वो। ठीक है, ये मैंने WBE में भी बता रखा है एनर्जी के लिए स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 2 एटम है A और B, और किसी T टेम्परेचर पे वो किसी R0 डिस्टेंस पर होंगे। अरे बोलो ना। यस सर, कोई दिक्कत है क्या? R0 डिस्टेंस पर होंगे, मतलब वो इनकी इंटरमोलिकुलर सेपरेशन होगी। इसको बोलना चाहिए मुझे एक्चुअली एवरेज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, हाँ ना, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन हर टेम्परेचर पे कर रहे थे, मगर उनके एवरेज डिस्टेंस बोली जाती है हमेशा। अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी हो तो कभी भी जो दूरी बोली जाती है ना वो एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोली जाती है, ना कि एक्चुअल कभी भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये R0 क्या है समझ आ गया? लिख देना सबको। ये क्या है? एवरेज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन एट कुछ फाइनाइट टेम्परेचर। अब दोस्तों मैंने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब मैंने क्या करा दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? देखो कि ये जो दोनों थे ना A और B, ये तीनों टेम्परेचर पे R0 डिस्टेंस पर थे। अब T टेम्परेचर पर उनकी जो एवरेज सेपरेशन है वो कितनी हो गई? R। मतलब ये है दोस्तों कि जब वो T टेम्परेचर पर आएगा जो कि T0 से बड़ा है, तो उनकी इंटरमोलिकुलर सेपरेशन कौन सी वाली? एवरेज वाली, एवरेज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ गई। तो अब वो इस पर लाई करना चाहते हैं। तो जो पहले स्टेबिलिटी कर्व यहाँ पर, अब स्टेबिलिटी कर्व तो तुमको पता है कि स्टेबिलिटी कर्व हमको 2 एटम के बीच की वो दूरी भी बता देता है जहां पर वो स्टेबल होते हैं। उससे कम या उससे ज्यादा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा ये थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री मिला रहा हूँ, समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, और फिजिक्स भी हो जाएगा। तो भैया ये मान लो, देखो ये R हो गया अपना और ये एनर्जी हो गया, ये तो होता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होती है और सबको पता है जहाँ मिनिमम एनर्जी वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अरे बोलो ना, वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम। सही बात है, अपने को सबको पता। तो ये जो सेपरेशन है ना R0 वाला, मतलब हमने बोला कि जो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ ये R है, तो ये R0 का सेपरेशन, मतलब मैं धीरे धीरे पहले क्या पहले उनकी सेपरेशन अगर ज्यादा पास लाया तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा दूर गया तो फिर से बढ़ेगी एनर्जी। मगर एक एक्चुअल कहीं पर एक ऐसी जगह है जहां पर वो स्टेबल रहते हैं। ये स्टेबिलिटी ये उन्होंने चुन लिया है कि इस अच्छा अभी तक ये तुमको पता था कि ये उधर आते हैं स्टेबल रहते हैं, ये पता था, मगर तुम्हें ये नहीं पता था कि ये किसी फाइनाइट टेम्परेचर पर वहां रहते हैं। R0 नहीं बदलेगा, वो ऐसे बोले कि भैया मैं तो इसी डिस्टेंस पे रहूंगा। अब तुमने बोला कि बेटा ये ले टेम्परेचर ज्यादा ले लो, तो बोलेगा नहीं नहीं अब मैं थोड़ी दूर रहूंगा, गर्मी ज्यादा थोड़ी। अरे होता है ना वेदर का, जैसे अभी तुम क्लास में बैठे हो तो तुम क्लास में पास बैठ जाते हो, अभी ठंड है
तो थोड़ा सा अभी क्या है कि चलो चलेगा, मगर बहुत गर्मी आ गई तो बोले दूर बहुत गर्मी लग रही है अभी, है ना। तो इसका सेम होता है वैसे इसके साथ भी कि एटम को अगर ज़्यादा हीट दे दी, गर्म कर दिया तो उनकी एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पहले वो यहाँ स्टेबल हो रहा था तो टी टेम्परेचर बाद में ब्लैक बना दूंगा, तो क्या टी टेम्परेचर बाद वो ऐसा हो सकता है पूरा की पूरा करो, मतलब हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, अरे बोलो ना, ये आर पे स्टेबल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो थोड़ा सा बदल सकता है। हाँ यार यस सर। इस पूरे फिनोमेना को जो भी मैं पूरा एग्जाम्पल पूरा बताया है, इसके लिए वो आप नोट डाउन करना, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सुनना। क्या हुआ कि जब दो एटम के बीच की दूरी बढ़ी तो उससे रोड की लेंथ भी बढ़ी ना, क्योंकि हर दो एटम के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो रोड की लेंथ भी बढ़ गई। तो इसमें जो लेंथ बढ़ी है टोटल, तो चेंज जो आया लेंथ का, हमने ये चेक करा कि लेंथ पहले टी नोट पे कितनी थी और बाद में टी पर कितनी, ऐसा। तो डेल्टा एल इक्वल टू मिला हमें एल नोट अल्फा डेल्टा टी, क्या मिला, एल नोट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या बच्चे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और एल नोट क्या है, एक्चुअल लेंथ, इनिशियल एक्चुअल लेंथ ना, इनिशियल एक्चुअल लेंथ, समझ में आ रहा है, इनिशियल एक्चुअल लेंथ, मतलब इनिशियल मतलब क्या होता है जब टी नोट था, है ना। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा एक खास बात, चेंज इन टेम्परेचर, और एक खास बात कि ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और केल्विन में हो सकता है, क्योंकि चेंज तो दोनों में सेम ही होता है ना। आपको कुछ भी दे दे कि भैया आपको यहाँ से केल्विन में इतना बदलाव करा या डिग्री में बदलाव करा, बात एक। और अल्फा के लिए बात लिखना, अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अरे बोलो तो जल्दी लिखो पढ़ा। अच्छा इस चीज से आपको क्या सीख मिली, इस चीज से आपको क्या सीख मिली, सुनो। चेंज इन लेंथ किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो सर उसकी ओरिजिनल लेंथ कि अभी कितना है, जितना अभी है, मतलब जितना ज्यादा वो पहले से बड़ा रहेगा ना, उसको रीड करने पर वो और ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल कराने वाला हूं मैं आपको, इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी एक पेन को भी रख दो, सुन लो मैं जो बता रहा हूं। जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि ये कुछ भी ऐसे ले लो कि दो सेम मेटल के बने हुए, दो सेम मेटल के बने हुए, मगर एक बड़ा है और एक छोटा है। अब दोनों का टेम्परेचर भी सेम राइज करा, तो दोनों में ज्यादा बड़ा कौन हुआ ऐसा पूछते हैं। तो जो पहले से बड़ा था ना वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एल एल नॉट पर डिपेंड करता है, समझे क्या। तो इनिशियल लेंथ पर डिपेंडेंसी है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज आप लोग जैसे मान लो आप 15-16 साल के हो, और या आप मान लो 12 साल के थे, ठीक है। दो दोस्त थे ए और बी, राम और श्याम, वो 12 साल में मिले, दोनों की सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम थी। 3 साल बाद वो आया, है ना, राम अलग श्याम अलग थे, और बाद में फिर से मिले, राम अलग और श्याम अलग, और दोनों फिर से मिले। तो श्याम बड़ा हो गया, श्याम बड़ा हो गया, हाइट में बड़ा हो गया। तो अच्छा राम भी तो बड़ा है, मगर श्याम जो है ना 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। और जो राम है वो बड़ा है, वो छोटा नहीं हुआ, वो बड़ा है कितना, मगर वो 4 सेंटीमीटर बड़ा, पर वो कितना बड़ा 10 सेंटीमीटर, ये कितना बड़ा 4 सेंटीमीटर। अब ये फाइनली मिले, तो आपस में जब बोलेंगे कि क्या भाई तू तो इतना लंबा हो गया, तो वो ऐसा बोलेगा कि तू छोटा हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा, तू भी बड़ा है मगर मैं ज्यादा बड़ा था। छोटा कोई नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो चीजों को साथ में रखूंगा ना तो एक चीज छोटी हो जाती है और एक चीज बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता, दोनों ही बढ़ती है, मगर एक ज्यादा बढ़ रही है और एक कम बढ़ रही है, और उनका बढ़ने का डिपेंडेंसी किस पर है, इनिशियल
क्या अब बिल्कुल दिमाग क्लियर है? यस सर। तो ये एल नॉट पे डिपेंडेंसी होगी। अब टेम्परेचर ज्यादा राइज करोगे तो वो ज्यादा बढ़ेगा। हाँ यार, एक तो इसमें डिपेंडेंसी हो गई और तीसरी डिपेंडेंसी बढ़ने के लिए, चेंज के लिए अल्फा है। अल्फा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, वो एक्सपैंड भी ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अल्फा किस पे डिपेंड करता है? तो ये मत बोल देना सर अल्फा करता है डेल्टा एल, अल्फा करता है अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करता है। लिखो, अल्फा किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर, है ना, मतलब नेचर ऑफ मेटल। हाँ बच्चे, बट वो तो अलग अलग मेटल के लिए अलग होगा, समझ में आ रहा है? जैसे ब्रास का मेटल अलग होगा, स्टील अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा, गोल्ड अलग होगा ना, तो हर एक के लिए अलग अलग होगा। अल्फा हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा। हाँ, अभी बात क्लियर हो गई है। डेल्टा एल की कहानी क्लियर है। अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मेटल्स पर, है ना? क्लियर है सबको? पक्का? जल्दी से लिख दो। हो गया सबको? हो गया? रब कर दे अभी ये। अच्छा, ये जो आपने लिखा है अभी पूरा, है ना, उसके बाद में थोड़ा सा और चीज समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना? तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला बनाया करते हैं अपन, ये जो है ना अल्फा, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और मैं तो बोल रहा हूँ उसको तुम लिखो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या ये एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये छोटी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। मतलब ऐसा मत कर देना कि 1 किलोमीटर की रोड ली मैंने गर्म करा और वो 2 किलोमीटर की बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े चेंज नहीं बोल रहे। ये जो चेंज होते हैं ना, हम छोटे चेंज के लिए ही थर्मल एक्सपेंशन, जो पूरा चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर, वो पूरा चैप्टर भी छोटी छोटी लेंथ के लिए वैलिड होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि तुम कल से मतलब 1 किलोमीटर के लिए क्या लेंथ सर गर्म करो, छोटी छोटी याद रखना। और जो अल्फा होगा बच्चे, देखो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ डी एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डी टी, ये भी तो लिख सकता हूँ। यस सर। और कोई मुझे बोले कि अल्फा जो है वो आपका टेम्परेचर पर वेरी कर रहा है। देखो दोस्तों, एक तो क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है इससे कि लेंथ इतनी है, अल्फा इतना है, कांस्टेंट है, मतलब लेंथ इतनी है, अल्फा दिया हुआ है, तो डेल्टा टी बढ़ाने पर कितना चेंज आया, एक हो सकता है। और अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया कि एल नॉट दिया है, अल्फा जो है वो वेरिएबल है टेम्परेचर के साथ, तो बताइए टेम्परेचर चेंज करने में कितना लेंथ चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज करने में कितना लेंथ चेंज हुआ? तो दोस्तों फिर आपको उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे कि एल डैश इक्वल टू, ऐसे तो लिखोगे ना डेल्टा एल इक्वल टू, ये लिखोगे ना डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेट एल नॉट अल्फा डी। अरे बोलो ना। अगर ये इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो एक ये वाले फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, कभी वेरिएबल वाले फॉर्मूला मिला तो ये लगा देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और इनिशियल आप डाल सकते हो कि T1 से T2 टेम्परेचर जो भी, ठीक है दोस्तों। अब अल्फा को भी डिफाइन करना हो ना, देखो ये तो अपने को याद ही रहना चाहिए, ठीक है। और अल्फा को डिफाइन करना हो तो अपन क्या बोलेंगे कि 1/L नॉट और dL/dt, ठीक है। ध्यान रखना, सारे जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं ये छोटे छोटे चेंज के लिए होते हैं। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट कर लो इसे। हाँ बच्चे बोलो। सर एल नॉट का इंटीग्रेशन होगा? एल नॉट बाहर आ जाएगा ऊपर। मैंने तो सीधे सीधे उसको उठा के लिख दिया। जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है कि अल्फा भी कांस्टेंट है सर मेरा, तो ये एल नॉट अल्फा दोनों बाहर, इंटीग्रेट dt इज व्हाट T2 - T1। नहीं आया? अच्छा एक बात हो, यहां पर एक केस है, अब उस केस को तुम ध्यान से सुनना। जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, देखो ऐसे क्वेश्चन में तो आपने डिग्री सेल्सियस दिया हो टेम्परेचर का चेंज या केल्विन में दिया हो, हम इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे वाले क्वेश्चन में पड़ता है।
टेम्परेचर T1 से T2 डाल रहे हैं, तो अगर T2 माइनस T1 बन जाए तो ठीक है, वो भी डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चलेगा। मगर जब तुम्हारे पास अल्फा T के टर्म में है, टेम्परेचर के टर्म में है, तो उसका इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाय 2 निकलेगा। अब तुम जब T नोड T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर करोगे, जो कि अलग होगा T1 माइनस T2 के स्क्वायर से, है ना। तो एक चीज अपन विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर इस वाले में हमें टेम्परेचर को केल्विन में ही डालना है, प्लीज इसको लिखना मत भूल जाना। यहां पर क्वेश्चन आया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और यहां पर गलत कर जाता है बच्चा। इसको लिख दो कि मस्ट बी इन केल्विन, इसमें लिख देना T1 एंड T2 मस्ट बी इन केल्विन, है ना। देखो यार, फॉर्मूला पढ़ना आसान है, उसकी गलती समझना थोड़ा मुश्किल है ना। तो गलतियां मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ साथ ही साथ में कि बच्चे क्या गलती है क्या। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएंगे बेटा, बढ़े आगे दब करने से। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसके। अभी हमको एक बात समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आ गई है? कि सर देखो, कोई भी रोड को अगर हमने टेम्परेचर दिया, बढ़ा दिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। हाँ यार, और इसकी फाइनल लेंथ लिखनी हो तो मतलब ये तो चेंज हुआ, एल नॉट से कुछ चेंज जितना आया ना, चेंज ये वो लिखा है। पर एक्चुअल लेंथ पूछो तो तुम डेल्टा को लिखोगे एल माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ या ना भाई, वहां पर जाएगा एल नॉट कॉमन निकाला तो क्या ये बन जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आप देख लो एक बार, ये है चेंज इन लेंथ के लिए। और सब कोई एक बात बिल्कुल क्लियर है, सारे फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है? छोटे चेंज के, बड़े चेंज के लिए हम बात नहीं करते, है ना। बिल्कुल छोटे जल्दी। हाँ, उसमें कोएफिशिएंट है ना जो तुम्हारा अल्फा अल्फा, एक्चुअली ना ये 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा का और समथिंग ऐसा बनता है, एक सीरीज बनती है। उसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ये आता है फॉर्मूला। तो वो सब तो इतना नहीं पढ़ा रहा मैं, मगर हाँ ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद आया है, इसलिए अपन छोटी चीज के लिए ये सब फॉर्मूले वैल्यू करते हैं। उनकी क्या वो अपने को अपने ही सिलेबस में, है ना। क्लियर है? चलो, आई होप कि तुम सबने ये लिख लिया होगा। और अभी तुमको एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस रोड की कोई से भी 2 पॉइंट को ले लूँ मैं, उनकी डिस्टेंस बढ़नी ही है। ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कम डिस्टेंस लूँगा तो वो बढ़ेगी, कम बढ़ेगी मगर बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। चलो, तो अब हेडिंग डालो सब लोग, एक्सपेंशन ऑफ केविटी। क्या लिखोगे? एक्सपेंशन ऑफ केविटी। इसमें भी क्वेश्चन काफी पूछे गए, ध्यान से सुनना। पहले आप लोग सुन लो क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर एक केविटी है, समझ रहे हो ना। मतलब मैंने क्या करा कि एक इस तरह से डिस्क थी, उस डिस्क से पार्ट रिमूव करके बाहर रख दिया। यस सर, रख दिया। अब सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इस बॉडी को जब मैं इस बॉडी को जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इस बॉडी को जब मैं गर्म करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो बताना इस बॉडी का साइज और इस कैविटी का साइज में क्या अंतर आएगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ये आपको सोच समझ के बता रहे हैं। आराम से बिल्कुल सोच लो, जब मैं गर्म करूंगा तो ये कैविटी घटेगी, उतनी ही रहेगी कि बढ़ जाएगी, कि डाटा इनसफिशिएंट। सोच के बताओ, पहले बिल्कुल शांति से सोचो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये कैविटी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली वैक्यूम है, खाली। अब मैंने इसको क्या करा, इस पूरी बॉडी को गर्म करा। तो मैंने पूछा बॉडी को गर्म करने पर इस कैविटी का क्या होगा,
कैविटी का साइज बढ़ेगा, कैविटी का साइज घटेगा, बॉडी बढ़ जाएगी और कैविटी का साइज घटेगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर डाटा इनसफिशिएंट। ये तो सर ऑप्शन नंबर कब हो जाएगा? बॉडी बढ़ेगी लेकिन वो वैक्यूम एक्सपांड होगी तो कैविटी छोटी होगी। अब सुनो मेरी बात, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है कि हमें ऐसा दिखता है मगर ऐसा होता नहीं। एक्चुअली में मैंने तुमको बार बार एक चीज बोली कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती ही है। तो आप मान लो इस कैविटी के इस छोर और इस छोर पर, इस एंड पर 2 एटम पकड़ो और अब बोलो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो ये उसका साइज बढ़ेगा इस डिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ ना, ये एटम तो हो गए ना, तो मैंने आपको बताया ना कि साइज दूरी बढ़ती है, तब नहीं बोलेंगे कि इनकी बीच की दूरी बढ़ेगी। मगर सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये घट रहा है? वो इसलिए लगता है बच्चे क्योंकि जब ये होता है ना तो ये बॉडी बहुत बढ़ती है और ये बॉडी बढ़ती है मगर थोड़ा सा बढ़ती है, तो आपको लगता है कि ये जितना बड़ा उसके कंपैरिजन में ये छोटा हो गया। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। मगर अगर आप साइज देखोगे ना तो तुमको ये भी बड़ा हुआ नजर आएगा। अरे हाँ या ना? अरे आपसे कुछ भी बोल दे कि बताओ रेडियस क्या हुई, तो बोलना बढ़ गई। अरे 2 एटम के बीच की दूरी बढ़ गई। अरे मैं बोलूं कोड ले ले, उसकी लेंथ क्या हुई, बढ़ गई। अरे इसको पकड़ लिया, लेंथ बढ़ गई। अरे इन दोनों को पकड़ दिया, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस तो बढ़ेगी। आप ये समझो कि एक्सपेंशन ऑफ कैविटी इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक एक्सपैंड या फोटोग्राफिक जूम बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक फोटोग्राफिक जूम। आपने फोटो खींची इसकी, आप फोटो खींची, टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब आप क्या करना, फोटो को जूम करना। क्या होगा? फोटो को जूम करने पर इन दोनों की दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? रेडियस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपके बढ़ जाएगी ना, फोटो में बढ़ेगी ना। आपने कैसे एक्सपेंड कर दो, बढ़ गई। आपके मोबाइल में पहले फोन में जैसे ये फोन है, फोन ही है, अच्छा है। तो जैसे ये इतना साइज है, एक फोटो इतना है, अब मैंने इसको जूम करा, तो जैसे 2 बीच की दूरी थी वो ऑटोमेटिकली जूम करते ही। तो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक जूम। लाइक समझ में आ रहा है पक्का? और या फिर तो मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि 2 एटम के बीच की दूरी हमेशा बढ़ेगी। तो दोस्तों जैसे ये तो सरफेस का हुआ, इससे पहले लीनियर सरफेस वाला भी बिल्कुल लीनियर जैसा ही बढ़ रहा है। कोई बोले बता इसका रेडियस कितना बढ़ा, तो तू क्या करेगा, इसको मान ले डायमीटर d है, तो डायमीटर कितना बढ़ जाएगा फाइनली सर d नॉट 1 + अल्फा डेल्टा t। कितना बढ़ गया, तो बोलना d नॉट अल्फा डेल्टा t। अरे नहीं यार, आसान है भाई, आसान है बिल्कुल। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अपने को भी ये सब चीजें क्लियर हो गई है ना कि एक्सपेंशन होगा। ये देखो लीनियर एक्सपेंशन को मैंने उठाकर सरफेस में लगा दिया। ये सरफेस है ना, एरिया है ना, तो मैं लीनियर एक्सपेंशन को उठा के सरफेस में भी लगा दिया। तो क्या वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं? हाँ, वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं। किसी भी 2 एटम को पकड़ो और उनकी जो बीच की दूरी है वो बढ़ेगी। जैसे कि क्यूब में ले लिया, क्यूब, तो उस क्यूब में मैंने बोला बता इस स्पेस की से क्यूब, समझ आ रहा है? तो बता ये वाला फेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोलेगा बढ़ेगा। क्या सारे फेस बढ़ेंगे? हाँ। सारे एजेस के बीच की दूरी बढ़ेगी क्या? हाँ। क्या बॉडी डायगोनल बढ़ेगा? हाँ। फेस डायगोनल बढ़ेगा? हाँ। क्या अंदर की गैप बढ़ेगी? और कैसे बढ़ेगी? जैसे यहाँ पर बढ़ रही है ना, तो उसमें x वाले को भी ये लगा देंगे कि x = x0 1 + x0 1 + अल्फा डेल्टा t, y = y0 1 + अल्फा डेल्टा t। मतलब फाइनली कितना होगा अगर ये पूछेगा तो ये लगा देंगे। और कितने से चेंज हुआ अगर ये पूछा तो x0 अल्फा डेल्टा t, y0 अल्फा डेल्टा t और z0 अल्फा डेल्टा t। अरे आया, पक्का समझ में आया? तो उस क्यूब के अंदर की कैविटी भी बड़ी। क्लियर? छाप बड़े आगे बेटा, आप सब लोगों को स्टेटमेंट भी लिखना है सबके, है ना? सब स्टेटमेंट तो लिखते जा रहे हो ना कि इसमें फोटोग्राफिक एनलाइटमेंट हो सकता है, अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप
किसी भी दो बीच की दूरी बढ़ा दो, राइट? इससे अपना आंसर आ जाता है। कितना डायमीटर बढ़ा वो भी आपको पता है। फोटोग्राफी लेवल मतलब जैसे बच्चे देख, अगर मैंने साइज ये मैंने फोटो खींची जितना बड़ा है ये आया, अब मैंने बोला कि बता इतने की दूरी की क्या होगा, तो मैंने ऐसा हाथ रखा और इसे बढ़ा दिया, तो फोटोग्राफ में क्या हुआ, वो साइज बढ़ गया, तो मतलब ये भी बढ़ेगा। हाँ, तुम ये जरूर लिख देना वहां पर कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह दिखता है कि हमें लगता है कि इसका साइज छोटा हुआ, मगर एक्चुअली ये भी बढ़ता है, डिस्क भी बढ़ती है, मगर ये जो कैविटी है डिस्क के बढ़ने के कंपैरिजन में कैविटी का लेंथ जो बढ़ा, कैविटी का साइज जो बढ़ा वो कम बढ़ा। ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, जैसे कि मैंने वो दो बच्चों का एग्जांपल दिया था ना, राम और श्याम, कि दोनों बढ़ते हैं मगर एक के कंपैरिजन में दूसरा वाला बोलता है अरे तो छोटा हो गया, बहुत छोटा हुआ क्या वो? नहीं, वो भी बढ़ा है ये भी बढ़ा है, मगर एक कम बढ़ा है और वो ऑप्टिकल इल्यूजन आ जाता है। ये होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कि तो छोटा रह गया ऐसा बोल देते हैं, जबकि वो बढ़ रहा है। जल्दी लिख दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज पूछूं आपसे, बताओगे क्या? जिसे मैंने आपसे ये बोला बच्चे कि ये डिस्क हो गई, ये एक इस बार मैंने स्फीयर ले लिया, क्या दिक्कत है? स्फीयर ले लो ना, इसमें डिस्क थी ना, इसमें स्फीयर ले लिया, तो ये कैविटी कैसी निकलेगी? डिस्क वाली मतलब एरिया वाली निकलेगी क्या वॉल्यूमेट्रिक कैविटी? एक वॉल्यूम, एक समझ रहे हो ना, सॉलिड सब्सटेंस स्फेरिकल, उसके अंदर से मैंने कैविटी निकाली, मतलब वो स्फेरिकल कैविटी बनेगी ना, स्फेरिकल कैविटी बनेगी ना। अच्छा, तो आपको ये पता है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये स्फीयर बॉडी भी बढ़ेगी, ये कैविटी भी बढ़ेगी, मगर ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हमें ऐसा लगता है कि कैविटी छोटी हुई, मगर एक्चुअली कैविटी भी बढ़ी और वो भी बढ़ा, मगर कैविटी उसके कंपैरिजन में कम बढ़ी। ये इसका पूरा हमारा रिजल्ट निकला। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इसके अभी तो अंदर इसके वैक्यूम था, अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? गैस डाल दिया। क्या डाल दिया? गैस डाल दिया। तो अब मुझे बताओ कैविटी, अब टेम्परेचर बढ़ाया वापस से, तो दोस्तों मुझे अब बताओ कि पहले के कंपैरिजन में कैविटी अब ज्यादा बढ़ेगी, कम बढ़ेगी कि उतनी ही बढ़ेगी? ज्यादा बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि सर गैस भी एक प्रेशर मारेगा, फोर्स मारेगा, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस एक्सपांड करना चाहती है, तो पहले तो अंदर कोई नहीं था ना हेल्प करने के लिए, एक्सपैंड के लिए, तो जब तुम गैस डालोगे तो कैविटी का जो साइज है वो पहले से और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर जो गैस होंगे ना वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस कैविटी पर और उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो प्लीज ये भी आप लिख लीजिए, है ना, कि अगर वहां पर वैक्यूम दिया है तो आंसर क्या आएगा, और गैस दिया है तो आंसर क्या होगा। अच्छा, गैस दे दे, एयर दे दे, सब में बात वही है भाई, एयर दे देगा तो भी हमारे साथ यही होगा ना, एटम होंगे ना उसके, तो ऐसे से दूर भागेंगे। लिख लीजिए, हटा लिए। चलो अब देखो, सुनो, अब हमने ये सब तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, अच्छे से हमको समझ में आ चुका है, राइट? और ऐसे क्वेश्चन में अब और ज्यादा तो नहीं कराना चाहता, मगर तुम इतना समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि कोई सी भी बीच की दूरी होगी वो हमसे बड़ी होगी, है ना, इतना हमको को समझ में आ गया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन से मैं बाद में कराऊंगा, अभी अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, क्लियर? अब तो तुमको लॉजिक तो पता चल गया ना कि कैसे बढ़ता है, अब अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब सुनो, जैसे दोस्तों एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग ये बोल देते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अरे हाँ या ना? तो एक होता है सेकंड वाला एरिया एक्सपेंशन बोलो या सरफेस एक्सपेंशन बोलो या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलो। क्या बोलो? सुपरफिशियल। अरे बोलो ना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन तो उसमें एरिया बढ़ेगा ना, और एरिया भी उसी तरह से बढ़ता है जिससे लेंथ बढ़ता है, मगर अल्फा की जगह वहां पर किसी दूसरा टर्म यूज करा जाएगा, क्योंकि अल्फा
इज फॉर लीनियर एक्सपेंशन। तो हम कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं बीटा, तो उसके लिए बोलते हैं कि वो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है। तो अपन ये लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा ए जो होगा वो ए नॉट बीटा डेल्टा टी होगा। अरे बोलो, और वहां पर मैं बीटा को डिफाइन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में आप क्या लिखोगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। अरे बोलो ना। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जल्दी से लिखो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? और इनका आपस में रिलेशन भी होता है, जो कि अच्छा एक बात बताऊं, मैं अभी आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, है ना। मगर ध्यान रखना, ये सॉलिड के केस में बता रहा हूं, इन केस ऑफ सॉलिड ओनली, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड, अब दिख रहा है, इन केस ऑफ सॉलिड हम बोलेंगे कि बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा। राइट। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3, ठीक है। और इसी से आपको ये भी पता चल गया कि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक काम करेंगे तो ज्यादा तेजी से बढ़ता है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम वाला चीज ज्यादा बढ़ता है और लीनियर वाला कम बढ़ता है, ये ध्यान रखना, है ना। ये पूरा जल्दी से छाप लो पूरे। चलो ठीक, बढ़े आगे। अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको सिखाया अभी पूरा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो अपने को पहले से पता है ना, ये जो मैंने चीज बता दी आपको कि ये फाइनल लेंथ का लिखने का तरीका है। तो इसी तरह से अगर मुझे एरिया लिखने के लिए बोल दे तो मैं क्या बोलूंगा, A इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा और B इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बट इन द केस ऑफ सॉलिड बीटा इज नियरली इक्वल टू एंड गामा इज नियरली इक्वल टू 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, है ना। नियरली लिखते हैं, नियरली बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट बोलते हैं ऐसा, है ना। अब वो तुमको रीजन तो नहीं पता होगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलना है ना, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल था ना कि सर आपने बोला है कि जो ये फॉर्मूला है वो सब वैलिड है छोटी चेंज के लिए, बड़े चेंज के लिए क्यों नहीं है। उसका रीजन है ना, सब कुछ रीजन से आया है, ठीक है। एक्चुअली वो जो अल्फा है ना, ये पूरा एक्चुअली बनता है फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इस तरह से समथिंग बनता रहता है। तो एक्चुअली इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं बाइनोमियल का, और उसके बाद ही फॉर्मूला बनाया जाता है। अदरवाइज हमको उतना बड़ा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जो कि अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए वो सब चीज़ हटाई गई। क्लियर है? तो जो मैं लिखता हूँ ना अप्रोक्सीमेट सब लिखा दो, है ना, याद रखो। अब मैं एक काम करता हूँ, अब एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रूव करके दिखा देता हूँ ये वाली चीजें। इन द केस ऑफ सॉलिड है ना ओनली, ये सब चीजें क्या बताया मैंने। इन द केस ऑफ सॉलिड बीटा और गामा जो है ना वो अल्फा के टर्म में अपन निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो दोस्तों वो अपन ये लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे अपन कि अगर जैसे मान लो मुझे ना सुपरफिशियल एक्सपेंशन कराना है, मतलब एरिया वाला, तो चलो मान लेते हैं कि ये भी एल नॉट है और ये भी एल नॉट है, उसका एरिया क्या हो गया, एल नॉट, राइट है क्या। अच्छा एक काम करते हैं ना कि मैं ना इसको टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो dA बाई dt इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो ये तो हो जाएगा 2 एल नॉट डी एल नॉट बाई
dt, अरे पार्शियल डिफरेंशियल टाइप है, टेम्परेचर से करना, तो बड़ा टी ले लूं क्या? अरे बोलो ना, इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं यहाँ से एरिया से डिवाइड मार रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मारना पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पर जब मारूंगा डिवाइड, तो एक काम करो, एरिया एल नॉट स्क्वायर, तो मैं सीधे सीधे लिख दूँ क्या? एल नॉट कट जाएगा ना भाई, थोड़ा दिमाग लगा दिया। अच्छा अब तुम ये ध्यान रखो कि डेल्टा ए इसका तो तुमने बोला था ए नॉट बीटा डेल्टा टी, राइट है? ये मैं बोला था। और डेल्टा ए इसका क्या बोला था? एल नॉट अल्फा डेल्टा, ये अपने बोला था ना। मुझे बीटा और अल्फा में रिलेशन चाहिए ना, तो एक बात बताओ, क्या मैं बीटा को देखूं तो वो लिखा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, या मैं बोलूं डी ए बाई डी टी और अपन में ए हो, यही है, ये है ना? तो ये चीज मेरा बीटा है ना, ये चीज मेरा बीटा है ना। और इसको देखोगे तो 2 को छोड़ दूं और एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, तो 1 बाय एल नॉट डी एल नॉट बाई डी टी, 1 बाय एल नॉट डी एल नॉट बाई डी टी इज अल्फा। तो क्या ये मिल गया? अरे बोलो हाँ या ना? इसी तरह से क्या तुम वॉल्यूम में भी प्रूव कर सकते हो? हाँ, क्यूब ले लेंगे उस वक्त। अरे बोलो ना, तो वॉल्यूम को तुम क्या लिख दोगे? एल नॉट का क्यूब। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? dv by dt is equal to 3 L naught square into dl naught by dt। और मैंने डिवाइड मारा वॉल्यूम से, और यहाँ पर भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या मिल गया? ये क्या है? गामा। और ये मिल गया, नहीं आया क्या? सबको प्रूफ समझ में आ रहा है? पक्का? जल्दी साफ करो। हाँ, एक और बात है, जिसे बच्चा बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखते हो सर आप? मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो आप लोग ये देखोगे कि ये जो डेरिवेशंस करे गए हैं, ये जो डेरिवेशंस करे गए, ये डिफरेंशिएशन से बने, और डिफरेंशिएट मतलब होता है छोटा सा चेंज। तो छोटे चेंज के लिए ही वैलिड है, इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 अल्फा लिख देता हूँ बार बार। मगर बड़े चेंज या थोड़े से छोटे चेंज से थोड़ा ज़्यादा हो, तो मीडियम चेंज या बड़े चेंज, तो ऑटोमेटिकली मेरा 3 अल्फा आंसर नहीं रहेगा, कुछ और बदलेगा। सही बात है क्या? क्या अब समझ में आया कि मेरे छोटे ही चेंज क्यों लिए गए? पूरा थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है? इस पे चलता है छोटे चेंज पर। ये ध्यान, चलो लिख दो। ये हो गया? जल्दी बताओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब सुनो ध्यान से, अब लिखना, ये तो बेटा अभी आपके पास जो बॉडी हुई ना, ये बॉडी ऐसी है जो आइडेंटिकली सब जगह से सेम बढ़ती है। वो अभी मैंने जो बॉडीज ली, उनका जो लेंथ है मैंने इक्वल लिया है। एरिया लिया था ना, तो एल नॉट लिया, वॉल्यूम लिया था तो एल नॉट लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे उसको बनाने में, फॉर्मूला बनाने में आसानी है। सर L1 L2 से नहीं बनता क्या? बन जाता, उससे भी बन जाता, मगर मैंने क्या करा, इससे जल्दी बना दिया। आंसर तो उससे भी सेम ही आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सेम ही आएगा, राइट? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर अभी जितनी भी बॉडी है, उन सब में एक्चुअली मैंने लीनियर एरिया और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में सेम ही रखा है। मतलब जैसे कि अगर कोई क्यूब है, तो उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो अल्फा है वो तीनों ही सेम है, इसलिए मैंने गामा इक्वल टू 3 अल्फा लिखा। मगर अगर मान लो वो तीनों की तीनों अलग अलग होते तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मुझे गामा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 लिखना पड़ता। और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बराबर होते तब जाकर मैं बोलता कि वो 3 है। हाँ है, मतलब इसको बोलते हैं एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन। तो लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से, फॉर एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन। एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब क्या? कि जो बॉडी है आपकी, जो सब्सटेंस है आपके पास है ना, उसका एक्सपेंशन तीनों ही डायमेंशन में अलग अलग होता है। मान लो इस वाले में अल्फा 1 से बढ़ता है, इसका इस वाले तरफ का जो एक्सपेंशन है ना वो अल्फा 2 की तरफ हो रहा है, और इस वाले में अल्फा 3। तो मुझे गामा का फॉर्मूला मिलेगा
अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If alpha 1 alpha 2 alpha 3, if alpha 1 alpha 2 alpha 3 अगर इक्वल हो अल्फा 3 तो आंसर में क्या बनेगा? गामा इक्वल टू 3 अल्फा. ऑटोमेटिकली इसके अंदर मेरी वो वाली बात भी आ गई है ना, जो जनरल अपन करते हैं. मगर एनिसोट्रॉपिक एक्सपेंशन में होता है कि तीनों तरफ से अलग अलग बढ़े. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अगर इसमें जैसे क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, ये वैसे शायद मेडिकल में आ चुका है, जेई में भी क्वेश्चन आते ही है, ऐसी बात नहीं है. जेई में तो प्रीवियस बहुत पुराने क्वेश्चन है ना, तो 2-2 नंबर 3-3 नंबर में ऐसे आ चुके हैं ये क्वेश्चन जो मैं एनिसोट्रॉपिक के लिए बता रहा हूँ. तो सब लोग नोट डाउन कर लेना. ठीक है. नीट और जेई दोनों में आते हैं. तो मान लो उन्होंने ऐसा बोल दिया एक बार कि जो इसका एक्स एक्सिस का एक्सपेंशन है वो अल्फा है और वाई एक्सिस का एक्सपेंशन अल्फा है और जेड एक्सिस का एक्सपेंशन 2 अल्फा है, या मान लो बीटा है या अल्फा डैश है या कुछ भी मान लो आपकी इच्छा. ठीक है. आपको बोल दिया मान लो कि वो अल्फा 2 अल्फा 2 या अल्फा 1 है, ऐसा बोलो भाई. 2 अल्फा 1 है और तीसरा अल्फा 2. तो उन्होंने बोला बताओ बॉडी कितनी बढ़ेगी. तो बॉडी बढ़ने के लिए तो तुम्हारे पास फॉर्मूला एक ही सर, डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T. उन्होंने क्या पूछा? बॉडी कितना एक्सपैंड कर जाएगी. तो तुम बोलेगा सर डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T. सर गामा क्या है? तो गामा का फॉर्मूला इधर लिख देना. गामा का फॉर्मूला लिखोगे 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. नहीं समझ नहीं समझ पक्का? क्या ऐसे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे भाई? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये तो सिखा, ये तो सिखा. तो अल्फा 1 अल्फा 2 तो बराबर है ना, दोनों अल्फा 1 दिए. तो मैं बोलूंगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. अरे नहीं यार, क्या बस जल्दी से छाप दो. बच्चे कुछ क्वेश्चन घर से होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, चलेगा? यस सर. आप लोग बताना आंसर क्या आएगा. जितना आज पढ़ाया उसके ऊपर बेसिक पर दिया है. और अगली बार जब आप मिलेंगे, अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको. अपना जो थर्मल एक्सपेंशन का थ्योरी था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है. थ्योरी इतनी है. अब जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें बस स्पेशल केसेस और क्वेश्चंस होंगे, मतलब उस पर बेसिक उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. बस जो भी है ना इस पर बेस्ड स्पेशल केसेस बनाए जाएंगे. मगर बात करें थ्योरी तो आपको पूरी तरह से समाप्त हो गई. क्लियर है? चलो अब मैं बेटा ध्यान से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना. पहला क्वेश्चन कि आपके पास इस तरह से एक R1 और एक R2 रेडियस का, समझ रहे हो क्या? ये अंदर से खाली है और R1 R2 रेडियस है. ये समझ रहे हो कैसा है? समझ रहे हो? तो आपको बताना है R1 का क्या होगा पहला, दूसरा बताना है R2 का क्या होगा, तीसरा R2 माइनस R1 का क्या होगा, चौथा R1 प्लस R2 का क्या होगा. दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर कैविटी है. ये लेंथ L1 मान लो, ये लेंथ L2 मान लो और ये लेंथ L3 मान लो. तुम समझ रहे हो ना? इसमें लेंथ मैंने इधर से ली है, इसमें वर्टेक्स से ली है ना. तो आपको L1 L2 L3 का बताना है क्या होगा. L1 L2 L3 बढ़ेंगे घटेंगे कांस्टेंट रहेंगे क्या होगा. तीसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी लिखते चलना है ना. सर कुछ नहीं देखा हमको. क्या बच्चे? सर कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए. अभी क्लियर है? ये है, ये दूसरा, तीसरा ये है बेटा. समझ में आ गया ना? और इसको बोलते हैं L4. तो L4 भी बता दें. L4 मतलब डायगोनल कैविटी. मैं बना दूंगा डायग्राम वापस से. ये L4 है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3. तो L1 L2 L3 L4 बताना है क्या होगा. तीसरा क्वेश्चन जो है अपने पास, बताना मुझे कि ये जो एंगल अल्फा 1 है ये अल्फा 2 है. एंगल है थीटा 1 थीटा 2. चलो थीटा 1 और थीटा 2. तो जब मैंने एक्सपांड करा, जब टेम्परेचर बढ़ाया, सब में टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताना है थीटा 1 L1 L2 L3. तो थीटा 1 आपको बताना है L1 L2 L3 क्या होगा और थीटा 1 थीटा 2 का क्या होगा, है ना. ये भी बताना है. चौथा क्वेश्चन ये रहा
रिंग देखिए, रिंग रिंग, तो रिंग मान लो जैसे खुली हुई है थोड़ी सी, समझ रहे हो कैसे ही आप समझ रहे हो क्या? तो आपको बताना है when we increase the temperature R और L का क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, डाटा इंसफिशिएंट, इस तरह से बन सकते हैं ना ऑप्शन, तो आप आंसर बता देना। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, आप लोग करके आना और बाकी बात में अपन